सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आवाज में कुछ गड़बड़ है। 2 मिनट वेट कर लेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम आनंद पाठक है। एजुकेशन हुआ है एमकॉम एनसीएफएम और एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ मैं। रिसर्च एनालिस्ट जो रहते हैं एनआईएसएम की ओर से रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम होती है, वो एग्जाम मेरा क्लियर हुआ है। एंड सेबीर अप्रूवल इज इन प्रोसेस फॉर सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट करके। तो आई विल बिकम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट इन कमिंग डेज। उसके साथ म्यूचुअल फंड का जो रहता है ऑथराइज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। और ये मेरा एक ब्रीफ में दिया है। SBI लाइफ, HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक। ये यहाँ पर जॉब करने के बाद फिर आई स्टार्ट एज सेल्फ एम्प्लॉयड। जस्ट अ मिनट। आवाज का कुछ इशू हो रहा था। ठीक है। तो आज का ये जो वर्कशॉप मैंने अरेंज किया है, उसमें सबसे पहले तो मेन फोकस यही रहेगा कि नॉर्मली जो भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है। तो वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कौन से है उसके बारे में एक हम लोग ब्रीफ ले लेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न प्रोडक्ट जो आए हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो एफडी से मतलब एफडी से ज्यादा सेफर है, प्लस रिटर्न भी एफडी से ज्यादा होते हैं। नॉर्मली जब रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका एक कुछ ये दिया है, मतलब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, प्लॉट, यही में इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू हाउ टू सेव द कैपिटल, ओके, एंड सेकंड इज टू जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न एंड गुड रिटर्न। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इसमें हम लोगों ने कैसा किया है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इस ऐसे इसमें दो में मैंने डिवाइड किया है। तो ये वर्कशॉप जो होने वाला है, इट विल बी फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे का ही रहेगा। इसमें मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊंगा। उसके बाद आपको अगर जो कुछ भी क्वेरीज वगैरह रहेंगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा मोबाइल नंबर भी देने वाला हूँ, उस पर आप कॉल करके आपके जो भी क्वेरीज वगैरह है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आता है वो तो आता है एक स्टॉक मार्केट, जिसे शेयर मार्केट भी बोलते हैं, इक्विटी मार्केट वगैरह भी बोलते हैं। अभी मार्केट बहुत मतलब बहुत डाउन हुआ है। करेक्शन है, इट्स नॉर्मल करेक्शन। इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली ये नहीं है।
स्टॉक मार्केट जब भी करेक्शन वगैरह होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग ये रहते क्राइटेरिया रहते हैं, उस बेसिस पे होता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, नॉर्मली जब रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, हम लोग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी की चीजें के ऊपर अपना ये होगा। स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, जो मतलब रिस्क है, एक तो हाई रिस्क है, और दूसरा रिटर्न जो है वो भी हाई है। इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, और लिक्विडिटी अच्छी है। इसका मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। रिस्क मतलब आपने जो पैसा डाला है वो, जो मेन कैपिटल है वो सेफ है कि नहीं है, ये इसको हम एक ब्रीफ में रिस्क बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। इसमें रिस्क ज्यादा है ये, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक जो है वो 50 रुपए से लेके 500 रुपए या 1000 रुपए तक एक साल में जाता है, और कोई स्टॉक ऐसा भी है जो 1000 रुपीज का है, लेकिन एक ही साल में 50 रुपए तक आ सकता है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। यस बैंक का स्टॉक पकड़ लीजिए, कुछ साल पहले वो 400 रुपए था, आज वो 20-30 रुपए के आसपास ही घूम रहा है, उसके आगे वो जा ही नहीं रहा है। आर कैपिटल है, रिलायंस कैपिटल है। और उसी उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बीच में 3-4 महीने पहले एक एलसीडी इन्वेस्टमेंट करके था, स्टॉक की प्राइस थी एक्चुअली 50 रुपीज प्राइस थी। एक ही दिन में वो स्टॉक ने 2,50,000 तक गया था वो। मतलब आप सोच लो कितना रिटर्न आया होगा उसमें। तो स्टॉक मार्केट का यही है कि आपको रिस्क, आपका रिस्क बड़ा ज्यादा है, आपके रिटर्न भी उसमें ज्यादा है। आपकी इन्वॉल्वमेंट आपको करनी पड़ती है, इन्वॉल्वमेंट करना है मतलब आपको उसमें एक्टिव होना पड़ता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको कंटिन्यू स्क्रीन पे बैठना ही होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको दिन में आधा घंटा तो आपको उसमें ऑर्डर डालना या उससे एग्जिट होना कोई पोजीशन से, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। और वो जो अपडेट, जो लाइव में अप एंड डाउन्स रहेंगे, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक टेंशन रहता ही है। ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मतलब आपने कोई स्टॉक लेके रखा है और आपको, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम जो है वो आपका 1 साल का है, तो एक एक टाइम से ठीक बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टॉक बहुत नीचे आ रहा है, जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक मतलब अभी तक 38% के आसपास वो मतलब उसने निगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है। इंडसइंड बैंक स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। अगर ये निफ्टी 50 वाले स्टॉक की हालत है तो बाकी का तो हम कुछ ये नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा रहेगा। लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी अच्छी है। मतलब इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी है या आपको कोई फंड किसी दूसरे रीजन के लिए चाहिए, तो आप अपने स्टॉक जो भी है, प्रॉफिट हो लॉस हो, उसमें एग्जिट करके आपका जो भी ये है वो आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसा है, म्यूचुअल फंड में भी आपका जो फंड मैनेजर है, फॉर एग्जांपल एसबीआई की किसी म्यूचुअल फंड की आपने स्कीम ले ली है, तो एसबीआई का जो फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर अलग अलग इसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है। वो अलग अलग स्कीम, मतलब समझ लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड से जो कंपनीज है उसमें वो ये करेगा, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क ज्यादा है, उसमें भी रिटर्न ज्यादा है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1 साल में 70% तक रिटर्न दिया है। ये डिपेंड है, म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा टाइम उसको देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया है और अगले महीने में देख रहा हूँ, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका जो हॉरिज टाइम हॉरिजॉन है वो कम से कम 3 साल रहे होना चाहिए, कम से कम। क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग वगैरह होता है, तो उसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। रिटर्न उसमें ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं। इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कुछ ये हुआ है, उसमें इन्वॉल्वमेंट मतलब अगर आपको अप डाउन वगैरह है वो रेगुलर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको कहीं से एग्जिट वगैरह होना है, कहीं फंड स्विच करना है, तो इन्वॉल्वमेंट है लेकिन बहुत कम है। लिक्विडिटी डिपेंड ऑन स्कीम है। लिक्विडिटी मतलब अगर आपको कुछ फंड की रिक्वायरमेंट वगैरह है, तो अगर आपने ईएलएसएस के में इन्वेस्ट किया है तो उसमें लॉक इन पीरियड है 3 साल का। ठीक है। अगर बाकी स्कीम में अगर इन्वेस्ट किया है तो यू कैन विड्रॉ योर अमाउंट एनी टाइम, नो इशू। आज अगर आपने रिक्वेस्ट डाल दिया है तो 3 दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ओके। फिक्स डिपॉजिट इसमें कैसा है, ये ट्रेडिशनल बैंक एनबीएफसी में आपका पैसा वहां पर रहेगा। रिस्क इसमें कम है। रिस्क कम, ये वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि जितना भी अमाउंट होता है एफडी का, उसमें डीआईसी जीसी की जो इंश्योरेंस, मतलब गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस है, वो सिर्फ 5 लाख तक का है, उसके आगे नहीं है। ठीक है।
तो उसमें रिस्क है लेकिन कम है, रिटर्न जो है वो कम है, 6-7%, 8%। मैक्स टू मैक्स 9%, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखा है कहीं पर। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको वो मतलब आपका एफडी का रेट फिक्स रेट रहता है, इसके लिए आपको बाकी मार्केट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी अच्छी है, अगर आपने यहाँ सिर्फ एक है, अगर आपने 1 साल के लिए पैसा वहां पे रखा है, लेकिन आपको अगर बीच में इमरजेंसी आ गई और आपने प्री मैच्योर विड्रॉल कर दिया, तो आपको कुछ फाइन वगैरह देना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो एफडी का होगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिटर्न जो है वो कम है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, यूलिप हो गया, मनी प्लस मनी बैक गारंटी, क्या क्या है वो प्रोडक्ट हो गए। इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, क्योंकि आपने पैसा अपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है, उनके जो ऑफिसर वगैरह है, जो फंड मैनेजर है, वो पैसा मैनेज कर रहे हैं। लिक्विडेटेड डिपेंड ऑन स्कीम है, कुछ इसमें लॉक इन पीरियड होता है, कुछ इसमें नहीं होता है। तो ये डिपेंड ऑन स्कीम कि आप पैसा निकाल सकते हो कि नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। हाँ, इसके ऊपर आप लोन वगैरह ले सकते हो, म्यूचुअल फंड के जो है उसमें भी लोन ले सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस का भी। ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस स्कीम है। ये सब वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इसके बाद पोस्ट ऑफिस स्कीम है। स्क्रीन दिख रहा है? एक मिनट। तो उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस स्कीम। पोस्ट ऑफिस स्कीम में वही रिस्क बिल्कुल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सारे मतलब उसके अंडर रहता है। रिटर्न कम है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिक्विडिटी डिपेंड ऑन स्कीम वही है। रियल एस्टेट, हम लोग रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो लोग प्लॉट या फ्लैट वगैरह ले लेते हैं, रिस्क बहुत ही कम है। ऐसा कभी बहुत कम बार हुआ है कि हम लोगों ने कोई फ्लैट प्लॉट लिया है और हम लेने के बाद उसके प्राइस कम हुई है, उसका वैल्यूएशन कम हुआ है, ऐसा बहुत कम बार होता है। इन्वॉल्वमेंट हाँ है, आपको वो प्लॉट वगैरह मतलब अगर आपने फ्लैट ले लिया है, आप किसे रेंटल पे दे रहे हो या अगर आपको प्लॉट है, तो वहां पर कोई ये ना कर जाए, मतलब उसको अतिक्रमण वगैरह बोलते हैं, वो आपको एक बार सब देखना पड़ेगा, वो सारी चीजें वहाँ कैसा है। और लिक्विडिटी नहीं है इसमें। लिक्विडिटी मतलब अगर मुझे इमरजेंसी में मैंने कोई प्लॉट लिया है, समझ लीजिए अभी मैं बागुड़ी में रहता हूँ, मैंने प्लॉट लिया है और मुझे अगर इमरजेंसी आ गई और मुझे प्लॉट बेचना है, तो उस टाइम पे मुझे मतलब सेलर मिलना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लिक्विडिटी कम। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। गोल्ड ईटीएफ जो ट्रेडिशनल है ना, उसमें गोल्ड भी एक है, लेकिन गोल्ड मैंने नहीं डाला है। ट्रेडिशनल में ये मॉडर्न है ना, इसमें गोल्ड ईटीएफ है। इसका मतलब ये है कि पहले कैसा था, हम लोग अगर गोल्ड आपको लेना है तो हम फिजिकल गोल्ड लेते थे और उसको हम लोग अपने लॉकर में या बैंक के लॉकर में रख लेते थे। ठीक है। तो वो गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती थी, अभी 90,000 के आसपास कुछ तो हुआ है, तो हम लोग गोल्ड का वैसे कर सकते हैं। तो अभी कैसा हुआ है कि आप गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हो, मतलब आपके पास 1,000 रुपीज भी है ना, तो भी 1,000 रुपीज के आप गोल्ड ईटीएफ लगाओ, उसमें पैसा एक क्या उसको डिजिटल गोल्ड पकड़ लीजिए, तो उसमें भी पैसा आपका बनेगा। 1,000 रुपीज से भी आप गोल्ड ले सकते हो। आपके पास जब भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा, तो आप 500 रुपये, 1,000 रुपये, मतलब स्मॉल अमाउंट कुछ भी हो, उससे आप गोल्ड ईटीएफ लेके रख लो। जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी वैसे आपकी ईटीएफ की प्राइस भी बढ़ेगी। गोल्ड की प्राइस कम हो गई तो आपकी ईटीएफ की प्राइस भी कम हो जाएगी। समझ गए आप? तो उसके लिए मतलब ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का।
ऐसा नॉर्मली अगर फिजिकल गोल्ड लेने जाओगे तो 500, 1000, 2000, 5000 में कुछ नहीं आएगा। बराबर है। अगर यही आप गोल्ड ईटीएफ में लगा रहे हो तो आपका जो गोल्ड का जो वैल्यू है उसी वैल्यू का आपको एक डिजिटल गोल्ड आपका रहेगा। तो वो आपका मतलब इससे एक अच्छी सेविंग रहेगी। जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वो भी बढ़ेगा। उसमें रिस्क नहीं है, कम है मतलब। रिटर्न एज कंपेयर टू अदर कम है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपको। अगर बेचना वगैरह है, गोल्ड ईटीएफ लिया है तो आप ऑनलाइन बेच सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आप किसी सोना के पास जाओगे और वो सब प्रोसेस वगैरह कर लोगे। गोल्ड ईटीएफ में इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी जो है वो अच्छी है, लेकिन इसमें भी कैसा होता है कि अगर कोई इसमें स्कीम ली है तो वो डिपेंड है कैसा कर रहे हो आप। हाँ, ये हो गया गोल्ड ईटीएफ। उसके बाद आता है डिबेंचर या बॉन्ड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो इसी प्रोडक्ट के ऊपर है। इसका ये है, देखिए अगर मैं आपको ना एक एक्सेल में आपको दिखाता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। डिबेंचर या बॉन्ड क्या होते हैं उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप एसबीआई में आप 1 लाख का डिपॉजिट कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, तो बैंक आपको क्या देगा? एक डिपॉजिट रिसीट देगा। ठीक है। जिस पर ऑन एन एवरेज 6% 7%, 7 से 8 9% पकड़ लीजिए, चलिए। ठीक है। 7 to 9%। यही अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, कॉर्पोरेट कंपनी बहुत सारी कंपनीज है। महिंद्रा फाइनेंस है, एडलवाइज है, रिलायंस है, कुछ कंज्यूमर बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है। उनका वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे पूरी करते हैं? दे आर इशूइंग डिवेंचर। बराबर। तो उसमें कैसा होता है, कुछ अमाउंट रहती है, मतलब 10,000 से लेके, ये डिपेंड है। एडलवाइज के अगर आप ये लोगे तो उसमें 10,000 का भी, तो समझ लीजिए 10,000 का उन्होंने ये इशू किया है। तो वो क्या करते हैं, आपको एक रिसीट दे देते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड बोलेंगे या डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलेंगे। बराबर है। उसका ऑन एन एवरेज जो है ना, वो 10% से लेके 18% तक। 10% से लेके 18% तक। बराबर। इसमें भी कैसा है, इसमें भी दो टाइप है। ये मैंने जो वर्कशॉप मैंने ये अरेंज किया है उसमें इसी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। ठीक है। इसमें भी कैसा होता है, एक तो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, और दूसरे अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ना, वो कम है, मतलब अप टू 15%। 15, 18 पकड़ लीजिए, डिपेंड है। नहीं सॉरी, ये अनसिक्योर्ड के लिए। सिक्योर्ड के लिए समझ लिए अप टू 15%। और इसमें 16% से लेके 18%, 20% तक की डिपेंड है। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पर आपको जो कंपनी के ओनर है, जो डायरेक्टर है, उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी है। मतलब उन्होंने क्या किया है, आप उनकी जो असेट रहेगी, समझ लिए 2 करोड़ की उनकी असेट है, वो 2 करोड़ की असेट के डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योरिटी दे के आपसे उन्होंने पैसे लिए हैं, तो इट्स मोर सेफ देन एफडी ऑल्सो। सिक्योर डिबेंचर जो होते हैं, सिक्योर डिबेंचर में कंपनी के ओनर के या कंपनी की जो भी असेट है, वो असेट को वहां पर सिक्योरिटी दिया है। समझ लीजिए कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, कोई एक्स पर्सन है, उसने यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया है, एक एक एक्स वाई जेड का एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया है, समझ लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कौन सी कंपनी है? कोई फाइनेंस कंपनी समझ लीजिए। फाइनेंस कंपनी में उन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है इन फॉर्म ऑफ सिक्योर डिबेंचर।
तो होता क्या है कि जब वो इन्वेस्ट करता है तो कंपनी जैसे पैसा अकाउंट में आ गया, तो कंपनी वाले उसको एक सिक्योर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कंपनी विल इशू सिक्योर डिबेंचर सर्टिफिकेट। इट्स लाइक एज ए एफडी। एफडी में बैंक इशू कर रहा है एफडी का सर्टिफिकेट, उसमें परसेंटेज वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पर कंपनी इशू कर रही है, सिक्योर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करेगी, जिसका ऑन एन एवरेज रिटर्न जो है ना, वो अप टू 15% है। डिपेंड है, फिक्स ऐसा नहीं बोल सकता मैं। ठीक है। यही अगर अनसिक्योर्ड वो इशू कर रहे हैं, मतलब जिसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो 16 से 20% तक रहेगा। तो आप जहां पर, मतलब मेरा यही ये कहना है, अगर आपके पास अगर आप 10 लाख रुपए है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सारा का सारा पैसा एफडी में या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो। उसको डिवाइड करिए। कुछ पैसा जो है वो यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर जो है ना सिक्योर डिबेंचर वहां पर कर लीजिए। सिक्योर डिबेंचर में आपको सिक्योरिटी मिलेगी इन केस, मतलब इसका मीनिंग क्या है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर कंपनी समझ लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं दे पाती, एक्सवाइजेड जो कुछ भी रहेगा, तो गवर्नमेंट विल सेल देयर प्रॉपर्टी एंड गिव योर मनी। मतलब इनके सागर वैसा होता है। एक, जैसे मैंने आपको बोला कि एक फाइनेंस कंपनी है, उस फाइनेंस कंपनी ने उस फाइनेंस कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर लिए, और अगर किसी कारण की वजह से कंपनी डूब गई, इंटरेस्ट नहीं दे पाई, तो गवर्नमेंट आपकी जो इनकी जो प्रॉपर्टी है, ओनर की, डायरेक्टर की, कंपनी की, वो प्रॉपर्टी सेल करके आपको पैसा दे दी। उसमें रिटर्न भी अच्छा है। तो इसलिए मतलब मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे सेफ प्रोडक्ट है। कंपनी, आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, उसका कुछ रेटिंग वगैरह है क्या, वो सारी चीजें चेक करनी है, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिक्योर डिबेंचर में आपको 15% रहेगा। अनसिक्योर्ड जो रहेगा उसमें 16 से 20% रहेगा। इसमें ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दी है। दूसरी चीज ये कि ये जो रहते हैं ना, इनके ऊपर सबसे पहले तो कंट्रोल जो होता है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का होता है। ठीक है। उसके बाद अगर ये मतलब डिप कंपनी कौन सी है, अगर बैंक है, एनबीएफसी है, तो आरबीआई का रहेगा। जो कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये अगर दूसरी है तो वो डिपेंड है कि कौन कौन से है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उनका मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, उनको ये रहता है, इनके अकाउंट वगैरह जो है वो सारे इसके लिए कनेक्ट रहते हैं। मतलब उनका जीएसटी अकाउंट हो गया, ठीक है, जीएसटी अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ये सारे के ऊपर गवर्नमेंट की नजर रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफॉल्ट होने का चांस कम है। ठीक है। अनसिक्योर्ड में अगर इन केस कंपनी डिफॉल्ट होती है, तो जो कंपनी के ये जो है वो बेच के, सिक्योर्ड में अगर आप सिक्योर्ड डिबेंचर ले रहे हो, तो आपको उसमें आपके इसकी सिक्योरिटी मिलेगी। मतलब आपका पैसा 100% सेफ है, 100% बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि 2 करोड़ के जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपके इसमें उन्होंने कर दी है। अगर आपको कोई कंपनी डिफॉल्ट वगैरह हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपका पैसा प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा दे देगी। रिटर्न भी एज कम्पेयर टू एफडी अच्छे है। ऑलमोस्ट सिक्योर्ड में 15-16% के आसपास रहेगा, अनसिक्योर्ड में 16% से लेके 20% तक है। तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को, मतलब अभी तक मेरे जितने भी बैंक, एनबीएफसी, एमएनसी बैंक, एनबीएफसी में लोग काम कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल बैंक में काम करते हैं, उनको भी ये प्रोडक्ट पता नहीं था। तो मैंने उनको बता दिया कि इस तरीके से भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर। ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई, कभी भी किसी को अगर कुछ क्वेरी हो, मतलब हम लोग फंड रेजिंग का भी काम करते हैं, तो हमारे पास कुछ अलग अलग कंपनीज वगैरह आई है। दे आर रेजिंग फंड्स थ्रू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सो इफ एनीवन इंटरेस्टेड, यू कैन कॉल मी ऑन माय मोबाइल नंबर। ठीक है। और और एक जो है उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा है, स्टार्टअप फंडिंग। स्टार्टअप फंडिंग मतलब, बीच में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सोनी टीवी पे एक बीच में सीरियल आता था, शार्क टैंक इंडिया। तो शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है, जो भी स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप का वैल्यूएशन, उसका बिजनेस मॉडल देख के
उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसमें रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 महीने में ही आपका पैसा 2x 5x 10x तक भी जा सकता है। रिस्क है उसमें, नो इशू। इन्वॉल्वमेंट जो है डिपेंड ऑन स्कीम है, मतलब कुछ स्टार्टअप जो है वो फंड रेज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। मतलब डिबेंचर जैसे अभी मैंने आपको बोला, उसमें अगर वो ये कर रहे हैं तो आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। इक्विटी वगैरह भी करते हैं तो वो डिपेंड है, आपका इन्वॉल्वमेंट है रहेगा कि नहीं रहेगा, डिपेंड ऑन स्कीम। ठीक है। तो ये अलग अलग है, मतलब एक गोल्ड ईटीएफ हो गया, डिबेंचर हो गए। डिबेंचर या बॉन्ड एक ही, मतलब उसका ये है, मीनिंग एक ही है। इसमें कैसा होगा कि आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योर डिबेंचर है तो उसमें सिक्योरिटी रहेगी प्रॉपर्टी की। वो आपका पैसा तुम्हें सेफ हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पर एफडी के जो 7-8% के आसपास चल रहे हैं, वहाँ पर 15-16% के आसपास एनी हो आपको इनकम, मतलब आपका डबल हो जाएगा। सेफ भी है। बैंक में 5 लाख तक का है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे मैंने कल ही मेरे एक वर्कशॉप में कहा कि 4-5 साल पहले जब येस बैंक का प्रॉब्लम में हो गया था, तो आपका जो भी पैसा था तो वो पैसा सारा आप विड्रॉ नहीं कर सकते थे। पर ईयर 50,000 ही विड्रॉ कर सकते थे। बराबर, मतलब आपका पैसा आपके सामने दिख रहा है लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते। तो उस तरह का वो भी एक रिस्की है। ठीक है। लेकिन डिबेंचर बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा जो भी है। हाँ, इसमें क्या है, कुछ स्कीम जो रहेगी उसमें लॉक इन पीरियड रहेगा, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कुछ इसमें नहीं रहेगा। तो उस तरीका आप ये देख सकते हो आप कि इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका जो पैसा है वो आपको टाइम हॉरिजॉन क्या है वो देख के आपको फिर उसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डिबेंचर बॉन्ड ये जो है स्टार्टअप फंडिंग है, उसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया है। अगर आपको कुछ कुछ भी इशू है, कुछ भी क्वेरी वगैरह है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट, देन प्लीज कॉल मी ऑन माय नंबर। कमोडिटीज वगैरह भी है, लेकिन इसके बारे में हम लोग मैं एक अलग वर्कशॉप लेने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले संडे को हम लोग एक और वर्कशॉप लेंगे, उसमें कमोडिटीज रिलेटेड जो भी रहेगा ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट। तो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर। आप बताइए मुझे, आप ज्वाइन होने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।